दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। विशेष जीवनोपयोगी शिक्षाप्रद जीवन की धारा को बदलने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, पतन से उत्थान की ओर जाना, हमारी भारतीय संस्कृति में जो पतन की स्थिति बनी है उसका किस तरीके से उत्थान हो, और इस कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों पर जो कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, बाल पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को संस्कार देने वाले होते हैं, उन विषयों के बारे में विस्तार से बताया जाता है, मंथन किया जाता है, इंटरेक्शन किया जाता है, विचार विनिमय किया जाता है, चिंतन मनन किया जाता है, निध्यासन किया जाता है। बंधुओं, इस दृष्टि से पुनरुत्थान कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है, जो आज हम एक विशेष खास विषय शारीरिक स्वास्थ्य का रख रखाव, इस पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? हमारा जो शरीर स्वस्थ रहे वह शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है। और स्वास्थ्य की परिभाषा करें तो स्व प्लस अस्थ, यानी स्वयं में अवस्थित होना। स्वयं क्या? स्वयं हमारी आत्मा है, हम स्वयं आत्मा हैं, हम चेतना हैं, हम कॉन्शियसनेस है, हम सोल हैं। उस सोल में अवस्थित रहना स्वास्थ्य कहलाता है। लेकिन यह तो बहुत बड़ी बात है, उस अवस्था तक कोई योगी, महात्मा, सिद्ध पुरुष पहुंच जाते हैं। आज हम वो बात कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, हर मनुष्य के लिए बात कर रहे हैं कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है। शरीर से संबंधी जुड़ा हुआ स्वास्थ्य, हमारे शरीर का बाहरी भाग, शरीर का भीतरी भाग। बाहरी भाग में हमारी आंखें, हमारे नाक, कान, हाथ, पैर, हमारे घुटने, ये सभी स्वस्थ रहे। और भीतरी जो हमारे जो तंत्र चलते हैं, हमारे जो सिस्टम चलते हैं, जैसे कि उत्सर्जन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, और हमारा जो है थिंकिंग प्रोसेस, हमारा वोकल कॉर्ड बोलने का है, ऐसे कई तरह के सिस्टम हमारे भीतर में। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको बताना चाहता हूं कि इस सृष्टि के अंदर, इस कॉस्मोस में, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोई फैक्ट्री है तो वो मनुष्य का शरीर है। इसीलिए मनुष्य को इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है, और मनुष्य को सबसे बड़ी ईश्वर ने बुद्धि दी है, प्रज्ञा दी है। उसके माध्यम से वो अंतिम लक्ष्य, हमारा मोक्ष का लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा मनुष्य जीवन बहुत ही उपयोगी जीवन है, और ये कई जन्मों की साधना के बाद, कई जन्मों में सत्कार्य करने के बाद में मनुष्य योनि मिलती है। इसीलिए ग्रंथों में ये कहा गया है कि ये मनुष्य जीवन दुर्लभ बताया गया है, अत्यंत दुर्लभ है। और इस शरीर के लिए कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी इस शरीर से हम संसारी कार्य भी कर सकते हैं, धर्म का कार्य भी कर सकते हैं, उपकार भी कर सकते हैं, और कोई दुरुपयोग करे तो इस शरीर से ही व्यक्ति आतंकवादी बनता है, इस शरीर से ही व्यक्ति बहुत बड़ा संत बनता है, इस शरीर से ही व्यक्ति बहुत बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता है। बंधुओं, सबको करने वाला जो माध्यम है ये शरीर ही है। शरीर जो है हमारा एक साथी है, एक शरीर हमारा एक निमित्त है जिसके माध्यम से सब कार्य किया जाता है। और स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में यह कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट,
If health is lost, something is lost, and if character is lost, everything is lost. जो आज हम हेल्थ की बात कर रहे हैं वो शारीरिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर जब तक स्वस्थ नहीं है, हमारी मानसिक शांति नहीं है, हम एक जगह स्थिर नहीं है, हम टेंशन फ्री नहीं है, तब तक हम किसी कार्य को सफलता से अंजाम नहीं दे सकते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपके सामने अपनी अभिव्यक्ति दे रहा हूं। इसका ये मैं क्यों दे पा रहा हूं कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मुझे मानसिक शांति है, मेरे विचार इधर उधर नहीं भटक रहे हैं। इसीलिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छे विचार जो हमारे विचार मेरे इस विचार तंत्र में है वो आपको मैं परोसूं, उसकी मैं प्रस्तुति दूं। तो इसलिए भाई और बहनों, ये हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम जो भीतरी तंत्र है उनकी शुद्धि की या उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम देखें तो हमारा ब्लड जो है वो 24 घंटे में मनुष्य के शरीर के अंदर 1,00,000 किलोमीटर दौरा करता है। हमारी धमनियां हैं, हमारी शिराएं हैं, हमारी कोशिकाएं हैं और हमारे छोटे मोटे नर्व सिस्टम हैं, न्यूरॉन्स हैं, सभी के अंदर ब्लड जाता है। और इस पूरे शरीर की रचना की बात करें तो इसमें 60 खरब कोशिकाएं हैं। वो 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक सिस्टम के द्वारा इस पूरे शरीर को स्वस्थ रखती है। भाई और बहनों, 60 खरब कोशिकाएं इस शरीर में एक साथ रह करके और इस शरीर को स्वस्थ रखती है, इस शरीर को चलाती है। तो मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि हमारी इस पृथ्वी पर तो मात्र 7 अरब की जनसंख्या है। क्या 60 खरब कोशिकाएं एक साथ रह करके हिलमिल करके शरीर को ठीक रख सकती है? तो 7 अरब की जनसंख्या आपस में शांतिपूर्ण सहस्थिति से, भाईचारे से, प्रेम से साथ रह करके क्या इस सृष्टि को स्वर्ग नहीं बना सकती है? निश्चित बना सकती है। तो हमें ये अनुकरणीयता जो है हमारे शरीर से लेनी चाहिए। मैं ब्लड सिस्टम की बात कर रहा था, मैं डाइजेशन सिस्टम की बात कर रहा था कि हम जितना भोजन करते हैं भाई और बहनों, वह भोजन हमारी भोजन नली से, ड्यूडोनम से होता हुआ, और हमारा ड्यूडोनम और भोजन नली 1 मीटर लंबाई की होती है, जिसको ड्यूडोनम में इसको आमाशय बोलते हैं। वो 1 मीटर की लेंथ होती है और उसके आगे 6 मीटर की लेंथ जो है वो 1 इंची डायमीटर की हमारी छोटी आंत होती है, 6 मीटर। और उसके आगे 2 मीटर जो है 2 इंची डायमीटर की हमारी बड़ी आंत होती है। यानी कुल मिलाकर के हमारा जो ग्रास हम भीतर ग्रहण करते हैं और मल द्वार से जो मल बाहर निकलता है उतने समय तक 30 फुट तक भोजन को चलना होता है। और हर एक का अपना अपना कार्य है। आमाशय है, इस भोजन को जो लिया जाता है उस आमाशय में कई रसायन होते हैं। और जैसे धमनी चलती है, जैसे लोहार की धोखनी चलती है, उसी तरीके से हमारे जो आमाशय के अंदर जो हमारे भीतरी कोशिकाएं हैं, आमाशय का सिस्टम है, वो चलता रहता है और वो भोजन को पचाता है। ड्यूडोनम भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, शारीरिक स्वास्थ्य रखना चाहते हैं तो भोजन को पचा पचा कर करें। एक ग्रास को 32 बार दांतों से, और उसके अंदर जो हमारी लार निकलती है, जिसको सलीवा बोला जाता है, ये लार बहुत बड़ा काम करती है और ये लार भोजन को पचाती है। लार के माध्यम से भोजन पचता है और भोजन छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर पचता है। तो आमाशय को कम काम करना पड़ता है और भोजन जल्दी पच करके छोटी आंत के अंदर चला जाता है। छोटी आंत के अंदर दोनों तरफ कैपिलरीज लगी होती है। और अब देखिए, वो दोनों तरह की कैपिलरी, जैसे आपने मौसमी का जूस देखा होगा,
ठीक उसी तरीके से जो मौसमी के जूस की तरह कैपिलरी जो है हमारे भोजन के तत्वों को जो है वो खींच लेती है और खींच करके वो यकृत को देती है। यकृत सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सबसे बड़ी जो मशीनरी हमारे शरीर में है वो यकृत है। यकृत 500 तरह के कार्य करता है, इस भोजन को लेता है, इसके अंदर बॉयल नाम का जो है वो पित्त जो है इसके अंदर साथ मिलाता है और इस भोजन को पचाता है और भोजन को खून बनाने का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है यकृत मतलब लीवर, जिसका लीवर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण खराब हो जाता है, उसकी खून बनना बंद हो जाता है। खून बनना बंद होने से आदमी सूखता जाता है और सूख करके एक दिन स्थिति उसकी बड़ी दयनीय हो जाती है। अब हम उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो हमारे सारे शरीर के अंदर जो खून है वो दोहरा करने के बाद में हमारा जो उत्सर्जन सिस्टम होता है, यानी 2 छलनियां लगी हुई होती है, उसके अंदर टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं वो एक छलनी के अंदर अलग हो जाते हैं और दूसरा ब्लड होता है दूसरी छलनी से अलग होकर के, और वो ब्लड जो है वो हमारे हृदय के अंदर आ जाता है। हृदय उसको जो हमारा उसको प्रेशर, हृदय जो है एक पंप का काम करता है, हृदय प्रेशर मार करके और उस जो अशुद्ध जो है वो ब्लड को हमारे फेफड़ों के अंदर भेज देता है और फेफड़े जो है बाहर से जो ऑक्सीजन इनहेल एक्सेल हम जो रेचक कुंभक करते हैं और जो हमारी ऑक्सीजन को भीतर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ये सारे कार्य फेफड़े करते हैं। इससे हमारा ब्लड शुद्धिकरण होता है और ब्लड शुद्धिकरण होकर के फिर हृदय के अंदर जाता है और हृदय उस शुद्ध ब्लड को जो है पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेशन कराता है। उत्सर्जन तंत्र के अंदर एक जो दूसरी छलनी है उसे मूत्र पेशाब के रूप के अंदर वो बाहर चला जाता है और हमारे जितने टॉक्सिक जो है एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को खराब करने वाले होते हैं वो मूत्र के माध्यम से, जो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ये पूरा भाई और बहनों एक सिस्टम है और इससे जुड़े हुए बहुत से सिस्टम और भी हैं कि हमारा नर्व सिस्टम है, हमारा न्यूरॉन्स हैं, वो अपने अपने कार्य करते रहते हैं। और सबसे बड़ी छोटी से छोटी बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं। एक कोशिका अपने आप में पूरा पावर हाउस है और हर कोशिका के अंदर चेतना होती है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले जो है क्लोन कैसे बनाते हैं कि मनुष्य की एक कोशिका को निकाल करके अच्छी तरह से उसको सुरक्षित करके दवाइयों के माध्यम से और उसको मादा के गर्भ के अंदर रोपित कर देते हैं, या मादा का गर्भ न हो तो मादा का जो अंडज के अंदर जाकर के रोपित कर देते हैं, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। वो मादा के गर्भ से होता तो 9 महीने के बाद में बच्चे के रूप में होता है और टेस्ट ट्यूब में होता है। तो टेस्ट ट्यूब का अब वो कोशिका, एक कोशिका ने उसके जैसे सिमिलर हूबहू बच्चे को जन्म दिया, चाहे मादा के गर्भ के माध्यम से आया है या टेस्ट ट्यूब में, उसको क्लोन कहा जाता है। ये 2-3 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका में हुए थे, लेकिन 2005 के अंदर जो ये चिंतन किया गया, इससे तो बहुत बड़ी अनैतिकता फैल जाएगी और व्यक्ति एक जैसे हूबहू शक्ल के होंगे तो कोई भी उसका दुरुपयोग और जो है वो उसका अनैतिक कार्य कर सकता है। इस पर रोक लग गई है। मनुष्यों में क्लोन नहीं हो रही है, लेकिन हमारे पशु पक्षियों के अंदर और हमारे पेड़ पौधों के अंदर और हमारे ये जितने भी तरह के फूल होते हैं उसमें क्लोनिंग, तो ग्राफ्टिंग सिस्टम बोलते हैं, बहुत लंबे समय से कार्य कर रही है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का सारा कार्य है। तो ये मैंने शरीर के जो तंत्र है उसके बारे में बताया, क्योंकि जब तक तंत्रों का हमें ज्ञान नहीं होगा उनको ठीक कैसे रखा जाएगा। अब भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोतागण, इन सारे सिस्टम को, इन शरीर के सारे तंत्रों को हम किस तरीके से ढंग से रखें, उसके लिए हमें दिनचर्या पे जाना पड़ेगा, हमारी लाइफ स्टाइल पे जाना पड़ेगा। और पुराने जमाने के अंदर हमारे जो लोग थे वो प्रकृति के करीब रहते थे, वो लोग प्राकृतिक थे, लेकिन
लेकिन आज का इंसान है अप्राकृतिक हो गया है, उसने घर में ही प्रकृति को बना दिया। गर्मी होती है तो एसी चालू करता है, और सर्दी होती है तो हीटर लगा देता है, और पानी जो है स्वयं कूलर से ठंडा कर देता है। मतलब हर परिस्थिति जो प्रकृति समय से ऋतुओं के माध्यम से देती है, वो इंसान ने घर में ही सृजन कर दी है, इसलिए वो अप्राकृतिक हो गया है। प्रकृति मां है, और प्रकृति इस सारे संसार के 7 अरब लोगों को और असंख्य अनंत प्राणियों का भरण पोषण करती है। जो व्यक्ति प्रकृति के करीब रहता है वह कभी अस्वस्थ नहीं होता। ये मनुष्य का शरीर जो है 100 इयर्स के लिए बना है, और इसको दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपके सामने एक प्रश्न करना चाहता हूं कि इतने पशु पक्षी है, उनके कहां हॉस्पिटल है? उनको कौन दवाई देता है? उनका कौन उपचार करता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पृथ्वी, ये सृष्टि पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से ये पृथ्वी बनी है, और 5 भूतों से इस पृथ्वी में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनके सबके जीवन का निर्वाह इन 5 भूतों से होता है। 5 भूतों से वो जन्मते हैं, 5 भूतों से भरण पोषण होता है जीवन भर, और जब राम नाम सत होता है तो ये 5 भूत बॉडी को जब जलाया जाता है तो पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में, और पूरी ये सृष्टि में सर्कुलेशन चलता रहता है। तो मैं बात कर रहा था कि उन पशु पक्षियों और प्राणियों को है ना, जब कोई तकलीफ होती थी तो ठंडे तालाब के किनारे वो जो है पानी के अंदर जो है अपने पंखों को फड़फड़ा देते हैं, और वो उनकी जो है जल की एक पट्टी हो जाया करती है, और जहां पर गीली मिट्टी है उसके अंदर लोटपोट होते हैं पशु, और वो ठीक हो जाते हैं। और ये प्राकृतिक चिकित्सा मनुष्य के लिए कराई जा रही है। मिट्टी का लेप किया जाता है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बुखार होता है तो हमारे सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर जो है वह पट्टी बांधी जाती पानी की, हॉट बाथ कराई जाती है, कोल्ड बाथ कराई जाती है, एनीमा लगाया जाता है, और अग्नि के लिए हॉट बाथ दी जाती है। कोई अगर किसी पशु पक्षी को बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है तो वह सूर्य की किरणों के अंदर जाकर के बैठ जाता है और स्वतः ही ठीक हो जाता है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी, आजकल जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, जो एमडी किए हुए हैं, सर्जन हैं, वो बताते हैं कि हम आपको जो कैप्सूल दे रहे हैं वो विटामिन डी वही है जो कि सूर्य की किरणों से आप प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, सभी समस्या का, सभी स्वास्थ्य को जो है हम प्रकृति के पंचभूतों से प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल की बात है। तो हमें जो ईश्वर ने ये सृष्टि का रूप बनाया है वह दिन काम करने के लिए होता है और रात है वो विश्राम करने के लिए होती है। तो इसीलिए रात्रि के समय जो है बहुत देर तक हमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि देर तक कार्य करने वाला वो लेट उठता है, और लेट उठने से जो ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्य उदय से 1 घंटा पहले का जो समय होता है, जिसके अंदर हमें संजीवनी मिलती है, हमें सीरोटोनिन जैसे बहुत से जो है हमें स्राव मिलते हैं, हम फ्रेश महसूस करते हैं, अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, आनंदमय महसूस करते हैं, हमारी मेमोरी बढ़ती है। तो हम उन स्रावों से, उन हार्मोन से जो है हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए बंधुओं, के स्वास्थ्य के लिए कहा जाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द मेन फॉर्मूला ऑफ द हेल्थ। और हेल्थ के लिए कहा जाता है ए साउंड माइंड रिमेन्स इन ए साउंड बॉडी। अगर हमें मस्तिष्क को अच्छा रखना है तो हमें अपनी बॉडी को अच्छा रखना पड़ेगा, शारीरिक स्वास्थ्य को रखना पड़ेगा। तो आज का विषय हमारा शारीरिक स्वास्थ्य का रख रखाव है, उसका मेंटेनेंस कैसे करें, ये मेंटेनेंस हमारे पर निर्भर करता है। हम हमारी लाइफ स्टाइल, खाने का समय फिक्स हो, सोने का समय फिक्स हो, कार्य करने का समय फिक्स हो, और भाव क्रिया करनी चाहिए।
जिस समय में जो कार्य करें हम दद्ध चित्त होकर के वही कार्य करें। भोजन कर रहे हैं तो सारा हमारा चित्त, हमारा ध्यान भोजन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आजकल की संस्कृति क्या हो गई है, इधर हम भोजन कर रहे हैं, उधर टीवी देख रहे हैं, इधर भोजन चल रहा है और उधर अखबार पढ़ रहे हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसे समय के अंदर बहुत सी दुर्घटनाएं हो गई है। हमारी भोजन नली और श्वास नली दोनों ठीक ठीक पास में है, तो हमारा ध्यान रहता नहीं है। वो भोजन नली में नहीं जाकर के उसके पास में श्वास नली में चला जाता है और वो हमारे फेफड़ों तक चला जाता है। उसके लिए चीरा फाड़ा भी करना पड़ जाता है और व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। इसलिए बंधुओं, एक समय के अंदर एक कार्य किया जाए, यह भाव क्रिया है, ये साधना है, इसको धर्म का रूप भी दिया गया है। और उसके अतिरिक्त जो है, अब शरीर को स्वस्थ करने के लिए हर व्यक्ति को आसन करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। आसन में हम सुखासन में बैठें, पद्मासन के अंदर बैठें, मत्स्यासन करें, अर्ध सर्वांगासन करें, पूर्ण सर्वांगासन करें। बहुत तरह के बहुत आसन मुख्य रूप से बताए गए हैं। पक्षी जिस पोस्चर में बैठता है उसको आसन बोला जाता है। वही आसन मयूरासन, मयूर की शासन के अंदर धनुरासन, धनुष के आकार का। तो इस तरीके से आसन बनाए गए हैं। उन आसनों को हमें जरूर करना चाहिए। उन आसनों को करने से हमारे जो मसल्स होते हैं उसके अंदर तनाव, स्टिफनेस समाप्त होती है और मसल्स मुलायम होते हैं। जिस व्यक्ति के मसल्स मुलायम होते हैं वो आसानी से झुक जाता है, लेफ्ट हो जाता है, राइट हो जाता है, आराम से सीढ़ियां चढ़ जाता है, स्टिफनेस नहीं रहती है। तो उससे स्टिफनेस नहीं रहने से व्यक्ति को मानसिक शांति रहती है, उसके विचार भी अच्छे होते हैं, उसके नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, नेगेटिविटी नहीं होती है। जहां नेगेटिविटी समाप्त होती है वहां पॉजिटिविटी प्रारंभ होती है, पॉजिटिविटी से प्योरिटी होती है और जितनी जितनी प्योरिटी बनती है उतनी उतनी हमारी आत्मा शुद्ध होती है। और जब हम 100% प्योरिटी की अवस्था में, यानी 100% नेगेटिविटी को हमने समाप्त कर दिया, तो उस अवस्था के अंदर वो मोक्ष की अवस्था होती है। इसलिए भाई और बहनों, हम जो है आसन करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम का मतलब है हमारा प्राण का आयाम करना। हमारा जो श्वास भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है, भीतर हमारी ऑक्सीजन जाती है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। उसके लिए हम अनुलोम विलोम करें, हम भस्त्रिका करें, हम कपालभाति करें, हम श्वास प्रेक्षा करें। इसके बहुत से प्रयोग है। अभी समय नहीं है कि मैं एक एक प्रयोग आपको करा सकता हूं, तो मैं तो आप उसका विचार ही दे सकता हूं। और हमें अच्छा रहने, शरीर को अच्छा बनाने के लिए थोड़ी देर तक मेडिटेशन करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, माला फेरनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। और ओम की ध्वनि जो है, अरम की ध्वनि, ओम की ध्वनि जो है लंबे समय तक करनी चाहिए। उस ध्वनि से हमारे जो दिमाग के जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स खुल जाते हैं, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, शारीरिक स्वास्थ्य को रखने के लिए आसन, प्राणायाम और ध्यान हमें करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, लाइफ स्टाइल को सही रखना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि श्रोता और वक्ता के बीच के अंदर तारतम्य, तादात्म्य होता है, इंटरेक्शन होता है, दोनों के अंदर इंटरेस्ट लगता है और रुचि जागृत होती है, तब दोनों को आनंद आता है। और आनंद की अनुभूति ही इस जीवन का सबसे बड़ा सार है। तो सारे जगत का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका कल्याण हो, आप सभी को मोक्ष मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ कामना। ओम।